हेलो गाइस, वेलकम टू अकेडमिक्स क्लासेस। माय नेम इज गौरव धीरवानी और आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। यस गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 मार्कर्स 3 मार्कर्स क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम इस वीडियो में इस चैप्टर को समझने वाले हैं, कंसेप्ट वाइज, पीवाईक्यू वाइज, बोर्ड्स टॉपिक्स वाइज। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है, हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो लेट्स गो। ओके गाइस, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका, जैसा कि अपने इंट्रो में देखा कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार मनी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ऐसी चीज़ जो एक्सेप्ट हो एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब अगर आपको कोई चीज़ लेनी है या देनी है तो मनी एक ऐसा मीडियम है जिससे कि आप उससे कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। पैसा ही पावर है। आज के टाइम पे आप लोगों को ये चीज़ काफ़ी अच्छे से पता होगी। मनी इज़ एनीथिंग Money is anything that is generally accepted as a medium of exchange. It eliminates the need of double coincidence of wants exist in the barter system. अभी हम समझेंगे। अच्छा, पहले फंक्शन समझ लेते हैं कि मनी के क्या फंक्शन होते हैं। मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है, कुछ भी खरीदने और बेचने की तरह काम आ सकता है। यूनिट ऑफ वैल्यू मेजर्स वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू जो है वो बता सकता है कि जैसे भाई आप अगर एक चॉकलेट लेने जाते हो तो उसकी वैल्यू क्या है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। मान लो आप जॉर्डन के शूज़ लेने जाते हो तो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। एप्पल आईफोन लेने जाते हो तो हर चीज़ की वर्थ आपको मनी से आजकल पता लग सकती है, सर्विसेज की भी। स्टोर ऑफ वैल्यू सेविंग फॉर फ्यूचर यूज़, लोग इसको आजकल हम बोलते हैं पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, पैसे को सेव करना चाहिए। तो उसका रीज़न क्या है कि वो हमारे को आगे जाके भी कुछ वैल्यू देता है, तो सेविंग्स भी हम लोग इसकी करते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट इनेबल्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो मतलब लोन ट्रांजेक्शन हो गए, कोई भी ट्रांजेक्शन किसी भी फॉर्म को मनी में हम कर सकते हैं। तो हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई, मीनिंग समझ में आ गए, यूजेस फंक्शन समझ में आ गए। उसके बाद में पहले के टाइम से अब भाई, अब तो आज तो देखो कि भाई हमारे पास में नोट्स चल रहे हैं, करेंसीज चल रही है, पैसा चल रहा है, लेकिन क्या पुराने टाइम में ऐसा होता था क्या? नहीं। पुराने टाइम से अभी तक मनी जो है वो इवॉल्व हुआ है। हम देखते हैं कैसे कैसे हमारे पास मनी जो है वो इवॉल्व होगा। तो सबसे पहले क्या चलता था पुराने टाइम में? सबसे पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को अगर मैं एक सिंपल लाइन में बोलूँ तो एक हाथ लो एक हाथ दे, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड रिक्वायर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट। जैसे एग्जाम्पल है, फार्मर को शूज चाहिए, मस्ट फाइंड अ शू मेकर हु वांट्स व्हीट। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर मेरे को जैसे मान लो एप्पल आईफोन चाहिए, सामने वाले जने के पास एप्पल आईफोन है लेकिन उसको चाहिए एक वॉच मेरे पास है। तो अगर हम दोनों के वांट्स मैच करते हैं, दोनों साइड से कोइंसिडेंस होता है, तो उसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, और ये बार्टर सिस्टम। सेकंड क्या चलता था? कमोडिटी मनी। मतलब पुराने टाइम पे एक मनी चलती थी कमोडिटी की फॉर्म में। ग्रेन्स हो गए, कैटल्स हो गए, गाय भैंस हो गई, ठीक है, प्रीशियस मेटल्स हो गए, गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन हो गए, है ना, नीचे मेटेलिक कॉइन्स भी आए हुए। यूज एज एक्सचेंज ऑफ मीडियम फॉर विद इंट्रेंसिक वैल्यू। उनकी कुछ वैल्यू, उनको उस टाइम पे पहले माना जाता था जिस गाँव में जिस राजा के पास बहुत ज़्यादा गायें हैं, है ना, तो वो बहुत अमीर माना जाता था। जिसके पास बहुत ज़्यादा अनाज है वो बहुत ज़्यादा अमीर माना जाता था। क्यों? क्योंकि वो मनी की फॉर्म कंसीडर की जाती थी। मेटलिक कॉइन्स पुराने टाइम पर राजा होते थे, अपने गोल्ड कॉइन्स बनवाते थे, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन्स, इन्वेस्ट एज अ ईजियर ट्रांजेक्शन। मतलब पूरे जो गाँव है, पूरा अपने पास किंगडम है, उसके अंदर कॉइन्स की फॉर्म में वो चीज़ चला करती थी। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो पेपर करेंसी आने लग गई। पेपर करेंसी आप लोगों ने देखा, 1000 के नोट बंद हुए हैं, 500 के नोट बंद हुए हैं, तो आप लोगों ने वो चीज़ देखी भी होगी। गवर्नमेंट बैग नोट्स रिप्लेस हैवी मेटल्स कॉइन फॉर कन्वीनियंस। तो अब मेटल्स को रिप्लेस कर दिया गया ग्रेन्स को, कि भैया ये चीज़ ले दी नहीं जा सकती है डे टू डे बेसिस पे, तो उन्होंने एक मीडियम एक्सचेंज लिया है जिसको हमने बोल दिया पेपर करेंसी। मतलब नोट बना दिए जो बहुत कम वैल्यू के नोट आते, लेकिन उसकी है ना बाइंग और सेलिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे भाई 1000 रुपये का नोट कितने में, 1000 का तो है नहीं नोट, 2000 का भी नहीं है, 500 रुपये का जो नोट है वो कितने में बनता होगा? बहुत 1 रुपया 2 रुपये या उससे भी कम में शायद ये नोट्स बनते होंगे, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है? 500 रुपीज़ है, ठीक है। मेटल कॉइन फॉर कन्वीनियंस। मॉडर्न मनी आप लोगों को पता है भाई, मॉडर्न मनी यूपीआई है। उसके बाद में आप ये देख सकते हो हमारे पास बैंक के बहुत सारे यूपीआई ऑप्शन है, डिजिटल पेमेंट्स है, चेक्स है, और आजकल बिटकॉइन भी आ रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। धीरे धीरे हमारे पास में बिटकॉइन भी हमको देखने को मिलेगा आगे आने वाले सालों में। तो ये सारे हमारे पास में है।
तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी आपको पता चल गया। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है? करेंसी, पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स इशूड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको अंडरलाइन कर लो। आरबीआई कॉपी में लिख लो, नोट्स में लिख लो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारे नोट्स और हमारी करेंसी इशू करता है, बताता है कि हमारी कंट्री में कैसे सर्कुलेशन होगा, कितना सर्कुलेशन होगा ऑन द बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई को ऑर्डर देती है और आरबीआई जो है वो सारी चीज़ें इशू करती है। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मनी पीपल कैरी एंड यूज डेली। मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी फॉर्म चलती है मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी में? करेंसी चलता है। ठीक है, करेंसी मतलब पेपर नोट्स की फॉर्म में। इन इंडिया करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट एंड इट इज लीगली अथोराइज बाय द गवर्नमेंट। तो हम लोग इतना भरोसा क्यों करते हैं कि भैया है तो एक कागज, और कागज भी आप बता रहे हो 1 या 2 रुपए का कागज है उससे तो, और उसकी वैल्यू 500 रुपये। तो हम इतनी बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, इतनी बड़ी बड़ी डील्स, कुछ खरीदना बेचना 500 कैसे कर सकते हैं? किसे हमको कॉन्फिडेंस आता है? क्योंकि उस पर ना नोट पे जो है गवर्नर, आरबीआई गवर्नर के साइन होते हैं कि मैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे ये जो चीज़ें आपको अलाउ करता हूँ कि आप इससे चीज़ें सेल और बाय कर सकते हो, यहाँ आप इसको होल्ड करते हो। डिपॉजिट्स विद बैंक, ठीक है। तो इसी के साथ आगे चीज़ को समझते हैं। डिपॉजिट्स विद बैंक, मनी डिपॉजिट इन बैंक दैट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड। दीज डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड एज वाइडली एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट थ्रू चेक्स। अब एक चीज़ समझो, बहुत ही ईजी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बैंक्स हमारे किस काम आते हैं? बैंक्स हम जब मर्जी चाहे उसमें डिपॉजिट और हमारी मर्जी से हम उसको चीज़ों को विड्रॉ करा सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, ये डिपॉजिट किस फॉर्म में हो सकते हैं? चेक की फॉर्म में, डेबिट कार्ड की फॉर्म में, डिजिटल ट्रांसफ़र की फॉर्म में, यूपीआई के फॉर्म में हमको मिलते हैं। तो हमारा मनी जो है वो बैंक्स के साथ सेफ रहता है, एज वेल एज साथ में हम लोग अपनी मर्जी से जितना अमाउंट चाहे उतना बैंक्स में डिपॉजिट और किसी भी टाइम उसको निकाल सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। बैंक डिपॉजिट ऑफर सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस ऑफ कैशलेस ट्रांजेक्शन विच लेस ऑल्सो अर्निंग इंटरेस्ट। और साथ साथ हम जब डिपॉजिट कराते हैं चीज़ों को तो हम साथ में इंटरेस्ट भी अर्न करते हैं। अब हाउ बैंक्स क्रिएट मनी। अब एक बहुत सिंपल सा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भैया बैंक जो है वो कैसा पैसा बनाता है? बैंक तो भैया मनी डिपॉजिट करता है और विड्रॉ करवाता है लोगों की। तो लोगों का पैसा कैसे बनता है? तो अब एक चीज़ समझना, एक बहुत ही सिंपल सा बीच में गैप जो है वो बैंक फाइंड करता है। पीपल डिपॉजिट मनी, जैसे मान लो एग्जाम्पल के साथ में एग्जाम्पल लिखते जाते हैं। हम लोगों ने डिपॉजिट कराई, जैसे मान लो कि मैंने आज 1 लाख रुपए जमा कराए, है ना। तो बैंक क्या बोलता है कि बैंक ये बोलता है कि भैया अगर आप मनी डिपॉजिट कर रहे हो तो उस पर आपको कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, कि भैया आप डिपॉजिटर हो तो आपको ऑब्वियस ही बात है कि अपना पैसा आप बैंक को दे रहे हो, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो मान लेते हैं मेरे को 5% इंटरेस्ट मिलता है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, लर्निंग पर्पज के लिए है, ऐसा कोई है नहीं। इंडिविजुअल एंड बिजनेस डिपॉजिट देयर सेविंग इन द बैंक सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट, ठीक है। बैंक्स कीप्स अ पोर्शन, बैंक्स क्या करता है? स्मॉल परसेंटेज रखता है, 15% रखता है और बाकी जो है वो लोन पे चढ़ा देता है। रिमेनिंग मनी एज लोन्स द मेजर प्रपोर्शन 85%। अब ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है कि भैया 15% जो है वो अपने पास रखता है और 85% वो लोन्स पे चढ़ा देता है। मतलब अगर 1 लाख रुपए लिए तो उसके बाद में वो 15,000 रुपये खुद के पास रखेगा, बाकी 85,000 रुपीज़ जो है वो आगे चढ़ा देगा। अब मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के साथ, 1 लाख रुपये पे उसने 5% का हमको इंटरेस्ट दिया, लेकिन सामने वाले को अगर उसने 1 लाख रुपए अगर सामने वाले को लोन दिया तो वो उससे मान लो 8% या 9% भी चार्ज कर सकता है कि भैया अगर तू 1 लाख रुपए लेके जा रहा है तो वापस तू 1,09,000 रुपए देगा। तो अब आप सिंपल सा गैप दे सकते हो। 5 और 9 में कितना गैप होता है? 4% का। तो 4% जो है वो बैंक की क्या होती है? अर्निंग होती है। सिंपल सी ये बैंक जो है ऐसे कमाता है। मनी मल्टीप्लाइज बोरोवर यूज लोन्स फॉर पेमेंट्स विच गेट डिपॉजिट अगेन क्रिएटिंग मोर लेंडिंग कैपेसिटी। तो ये हमारी हो गई सिंपल सी बैंक की अर्निंग। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आ गई, जो डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट मिलता है और जो लोन पे इंटरेस्ट रीपे करना होता है उसके बीच का जो गैप होता है वो बैंक्स की रियल इनकम होती है, जिससे कि उनकी सैलरीज हो गई, बैंक की मेंटेनेंस हो गई, बाकी बैंक्स के जो फंक्शंस हो गए वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसी के साथ। व्हाट इज क्रेडिट। अब क्रेडिट क्या होता है? बहुत ही सिंपल सी टर्म्स में अगर मैं आपको उसको बोलूं तो क्रेडिट को हम बोलते हैं लोन। क्या बोलते हैं हम इसको? लोन भी बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन हो गया, क्रेडिट रेफर्स टू, वेरी इंपॉर्टेंट, डिफाइन बहुत अच्छे से आपको लर्न करनी है। क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट वेयर द लेंडर सप्लाइज मनी। लेंडर कौन होता है? पैसा देने वाला। गुड्स एंड सर्विसेज टू द बोरोवर। बोरोवर कौन होता है? लेने वाला, जिसको लोन चाहिए। इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। जैसे मान लो कि आपने मेरे को लोन दिया तो मैं आपको फ्यूचर प्रॉमिस करता हूं कि भैया मैं आपका पैसा जो है 1 लाख रुपए जो आपको फ्यूचर में चुका दूंगा। अब ये वर्क कैसे करता है? एवरी क्रेडिट अरेंजमेंट इंक्लूड टर्म्स विच इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट।
सिंपल सी है, पेपर में आ सकता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं, अच्छे से इसको याद कर लो, अच्छे से इसको लिख लो कहीं पे। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होते हैं कि भैया सबसे पहले इंटरेस्ट रेट, कितना इंटरेस्ट चार्ज करोगे भैया, अगर आप मेरे को लोन दे रहे हो तो भैया कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करोगे। कोलेट्रल, गिरवी कुछ रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मोड ऑफ रीपेमेंट, भैया पैसा लोगे वापस कैसे, चेक से लोगे, कैश से लोगे, यूपीआई से लोगे, बिटकॉइन से लोगे। एंड ड्यूरेशन ऑफ, कितने साल का लोन दे रहे हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस करनी होती है जब हम क्रेडिट ले रहे होते हैं, क्रेडिट दे रहे होते हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, क्रेडिट इन्वॉल्व रिस्क फॉर बोथ द पार्टीज, लेने वाले को भी रिस्क है, देने वाले को भी रिस्क है। फॉर बोरोवर्स इट कैन लीड टू अ डेब्ट ट्रैप, कि भैया अगर मान लो मैं बिजनेस के लिए लोन लेता हूँ 1 लाख रुपए, मेरा बिजनेस नहीं चलता, डूब जाते हैं पैसे, तो फिर मैं डेब्ट ट्रैप में, मेरे को उस लोन को रीपे करने के लिए वापस से लोन लेना पड़ेगा। इफ नॉट रीपेड फॉर लेंडर देयर इज ए नॉन, अब मान लो अब मेरे मन में खोट है, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए, लेकिन मैंने आपको वापस से रीपे नहीं किए, तो दोनों के लिए रिस्क है, लेकिन रिस्क को कम करने के लिए हम इसको फॉर्मली काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये हमको समझ में आया। फार्मर टेक्स अ 50,000 रुपीज लोन फ्रॉम अ बैंक एट 12% इंटरेस्ट बाय सीड्स एंड फर्टिलाइजर, आफ्टर हैविंग ही सेल्स द क्रॉप, रीपेज द लोन विद द इंटरेस्ट एंड कीप द रिमेनिंग प्रॉफिट। भैया क्या किया, फार्मर ने 50,000 रुपए का लोन लिया 12% रिटर्न इंटरेस्ट के साथ में, सीड्स और फर्टिलाइजर बाय किए, अपनी क्रॉप्स उगाई, क्रॉप बहुत अच्छी होगी, उसको बेचा, उससे अपनी लोन को रीपे किया, और जितना पैसा बचा वो उसका प्रॉफिट हो गया। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट अच्छे से समझ लेते हैं भैया। पहला इंटरेस्ट रेट, द एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज, भैया 1 लाख रुपए पे कितना अमाउंट चार्ज करोगे, सिंपल सी भाषा है, मैंने समझा दिया। कोलेट्रल, कि भैया लैंड दे रहे हो, व्हीकल दे रहे हो, भैया सोना दे रहे हो, क्या दे रहे हो आप, कुछ चीज़ आपको रखवानी पड़ती है जिससे कि आपका ये लोन जो है या क्रेडिट जो है वो सक्सेसफुली जाए, रिस्क फैक्टर कम हो जाए। डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न प्रूफ ऑफ द लोन एग्रीमेंट, भैया जिसने लोन दिया है, जिसने लोन लिया, उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि भैया मैंने इसको इतना लोन दिया है, इस तारीख को दिया है, इतने दिन के लिए दिया है, इतने इंटरेस्ट पे दिया है, सारी चीज़ें जो होती है उसमें मेंशन होनी जरूरी होती है, जिसलिए हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड। उसके बाद में 1 मिनट वापस से चलते हैं ऊपर। मोड ऑफ रीपेमेंट, भैया जब तू पैसा वापस देगा तो किस फॉर्म में देगा मेरे को पैसा वापस, तो वो भी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होना जरूरी है, तभी वो एक प्रॉपर अच्छा क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट कितने टाइप का होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। भैया क्रेडिट 2 टाइप का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल सोर्सेज होते हैं और कुछ इनफॉर्मल सोर्सेज होते हैं। अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर्मल सोर्सेज पेपर में आ सकता है भैया, सिंपल टर्म्स ऑफ क्रेडिट, एक्सप्लेन टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत अच्छे से, और क्या मेरिट्स और क्या डीमेरिट्स है। बैंक्स फॉर्मल में आते हैं भैया, फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होती है, बैंक पे सबको ट्रस्ट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, भैया कोऑपरेटिव सोसाइटीज जितनी भी बनती है, जितनी भी कंपनीज बनती है, आरबीआई से रेगुलेशन जिनका है वो सारे फॉर्मल सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब बैंक जो देती है वो कितने परसेंट पे देती है, 7 से 15%। मेंबर ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन, भैया एनजीओ हो गया या कितनी भी स्मॉल बिजनेसेस हो गए, अगर वो आप लोन ले रहे हो तो वो फॉर्मल है, क्योंकि उनके अंदर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होगी, सारी चीज़ें प्रॉपर की जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप की जाएंगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ की जाएंगी। आरबीआई के साथ रेगुलेटेड, अगर आप आरबीआई और सुपरवाइज कंट्रोल जगहों से लोन लेते हो तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट से लोन लेते हो तो वो एक फॉर्मल सेक्टर है। लोअर इंटरेस्ट रेट और ट्रांसपेरेंट टर्म्स रहती हैं, सब कुछ क्लियरली लिखा हुआ होता है, मेंशन किया हुआ होता है। यह है फॉर्मल मतलब सीधा और सिंपल तरीका। ठीक है, मनी लेंडर्स से अगर आप पैसा लेते हो तो ऑब्वियसली बात है इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज किया जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं। ठीक है, ट्रेडर्स एंड एम्प्लॉयर्स से लेते हो, अगेन प्रोवाइड क्रेडिट लिंक टू सेलिंग प्रोड्यूस और लेबर। ठीक है, कि अगर आप ट्रेडर से लेते हो तो भी इनफॉर्मल है। फ्रेंड्स और रिलेटिव से लेते हो कि भैया देखो एक सिंपल सी चीज़ बोली जाती है कि अगर आप रिश्तों के बीच में पैसा लेके आते हो तो वो रिश्ते कहीं ना कहीं कमज़ोर होते हैं, तो हमको बहुत सोच समझ के अपनी दोस्ती में, अपने घर में किसी से लोन लेना चाहिए, जिससे कि अगर हम उसको पूरा कर पा रहे हैं तो वही चीज़ उसके अंदर काउंट होनी चाहिए। तो नो रेगुलेशन, नो ऑफन एक्सप्लॉइटिव टर्म्स इसके अंदर यूज, नो ऑफन एक्सप्लॉइटिव टर्म्स भी इसके अंदर यूज होते। नो रेगुलेशन, ऑफन एक्सप्लॉइटिव टर्म्स, कोई यहाँ पे रेगुलेशन नहीं होती, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता, तो यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है। जितने भी लोग लोन्स लेते हैं तो हमेशा अगर लोन्स लेने होते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। फॉर्मल सेक्टर में ईजिली यहाँ से मिल जाते हैं इनफॉर्मल से, लेकिन हमको फॉर्मल सेक्टर से कोशिश करनी चाहिए। देखो नीचे लिखा हुआ फॉर्मल क्रेडिट सोर्सेज आर सुपरवाइज बाय आरबीआई, मतलब सब उसको आरबीआई ध्यान रखना है, चार्ज रीजनेबल इंटरेस्ट लेता है एंड फॉलो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफन चेंज एक्सेसिव इंटरेस्ट एंड मे ट्रैप बोरोवर्स इन साइकिल ऑफ डेप्ट। तो यहाँ पे प्लानिंग हो सकती है कि आप लोगों को डेप्ट ट्रैप में फंसाया जाए, इसलिए हमको आरबीआई सुपरवाइज जगहों से ही लोन लेना चाहिए। आगे आते हैं, बहुत ही चैप्टर की अच्छी सी एंडिंग चल रही है हमारी। वाई फॉर्मल क्रेडिट मैटर्स। अब फॉर्मल क्रेडिट मैटर क्यों करता है ना, अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट है, सिंपल सी चीज़,
प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कि आपको वहाँ पे बचाया जाता है, आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, आपका टेन्योर फिक्स होता है, आपकी सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती है एंड रिटर्न होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हेन अ चीप क्रेडिट इज अवेलेबल पीपल कैन इन्वेस्ट इन बिजनेस, एजुकेशन, फार्मिंग, बूस्टिंग ओवरऑल इकोनॉमिक। मतलब अगर आपको अच्छे इंटरेस्ट पे लोन मिलेगा तो आप क्यों नहीं लेना चाहोगे? आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, अपनी फार्मिंग जो भी आप एक्टिविटी करते हो उसके लिए आप लोन लेना प्रेफर करोगे। और ब्रेकिंग डेप्ट साइकिल, तो आपको पूरा सपोर्ट मिलता है कि आप डेप्ट ट्रैप में ना फंसो, आपकी अच्छी सी रीपेमेंट हो जाए बिना विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो आरबीआई का रोल इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, रोल ऑफ आरबीआई। ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, और मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है इस साल ये क्वेश्चन जो है पेपर में हिट कर सकता है। रोल ऑफ आरबीआई आपको अच्छे से समझना है। देखो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर बैंक, पहला सेट इंटरेस्ट रेट एंड गाइडलाइन, तीसरा इंश्योर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोटेक्ट बोरोवर राइट्स। या आपको सारी चीज़ें लिख के आनी है, और साथ साथ इशू करता है करेंसी नोट्स, ठीक है, वो आप पॉइंट डाल सकते हो। उसके बाद में ये सारे बैंक्स को मॉनिटर करता है, ये इसमें आ ही चुका है हमारे पास में, और ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से लिख के आने हैं। और इसी के साथ चैप्टर का लास्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज तो चल रहे हैं कि भैया जिनको इनफॉर्मल से लेना है वो ले रहे हैं, फॉर्मल सोर्सेज से भी हमारे पास में लोन्स लिए जा रहे हैं, लेकिन एक ग्रुप बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपका बिल्ड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं। SHG आर स्मॉल वॉलंटरी एसोसिएशन, 15 to 20 मेंबर्स का ही ग्रुप होता है। बेसिकली इसको वुमेन्स बनाती हैं, मेंस भी बनाते हैं, इसको पूल भी बोला जाता है। अगर सिटी में कोई करता है तो उसको पूल भी बोला जाता है ना। सिमिलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड होते हैं, हुए सेव रेगुलरली एंड प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं 100 रुपये जमा कर रहा हूँ और मेरे ग्रुप में 20 लोग हैं जमा करने वाले, तो हमारे पास यहाँ पे 2000 रुपये पूल हो रहे हैं, 2000 रुपये का पूल आ रहा है। अब जैसे मान लो 20 मेंबर्स में से किसी फर्स्ट मंथ किसी को ज़रूरत पड़ी, सेकेंड मंथ किसी को ज़रूरत पड़ी, थर्ड मंथ, तो वो उसको पैसे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। रेगुलर सेविंग होती है इससे लोगों की। मेंबर्स कंट्रीब्यूट स्मॉल अमाउंट वीकली और मंथली, बिल्ड अ कलेक्टिव पूल और फंड्स। इंटरनल लेंडिंग, मेंबर्स कैन बोरो फ्रॉम द ग्रुप सेविंग एट द लोअर इंटरेस्ट रेट फॉर बिजनेस नीड्स। बैंक लिंकेज से भी हो जाता है, और अगर आप कंटिन्यूसली पूलिंग कर रहे हो तो बैंक भी आपको अच्छे इंटरेस्ट पे लोन देता है। सक्सेसफुल SHG कैन एक्सेस लार्जर बैंक लोन्स एज बैंक ट्रस्ट ग्रुप विद गुड रीपेमेंट रिकॉर्ड। वुमेन एम्पावरमेंट में दे रहा है कि भैया SHG प्रोवाइड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, डिसीजन मेकिंग पावर एंड सोशल सपोर्ट टू वुमेन। अब वुमेन को सपोर्ट किया जा रहा है कि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले, अपना बिजनेस खोले, होम कॉटेज इंडस्ट्रीज खोले, घर में ही अपने वर्क स्टार्ट करें, तो इससे कि हमारी कंट्री को अच्छा सपोर्ट मिलता है। SHG हैव प्रूवन द ऑर्गेनाइज ग्रुप कैन ओवरकम पावर्टी, और ये पावर्टी से बाहर आने का एक बहुत ही सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है रूरल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। और अगर लार्जर अमाउंट में आपको लोन लेना है, आप इनफॉर्मल में फंस रहे हो, फॉर्मल में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, तो SHG इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू गेट लोन्स। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर तो खत्म होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक हमारे हो चुके हैं। SHG बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद में आप आ सकते हो फॉर्मल क्रेडिट के क्यों मैटर करता है, फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है हमारे पास में, तो एक हमने क्विक रिविजन चैप्टर का बहुत अच्छे से ले लिया है। क्रेडिट का हमको समझ में आ गया, टर्म्स ऑफ क्रेडिट आ गए, रिस्क फैक्टर समझ में आ गए, और हमारे पास हाउ बैंक्स क्रिएट मनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन हो जाता है। डिमांड डिपॉजिट, अच्छा एक चेक की डेफिनेशन और आप करोगे, चेक की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है, अ पीस ऑफ पेपर हु इंस्ट्रक्ट्स द लेंडर टू गिव द मनी और इंस्ट्रक्ट द बैंक टू गिव मनी टू द बोरोवर, ठीक है, ये आप अच्छे से चेक की डिफाइन करोगे। ओके, इवोल्यूशन ऑफ मनी आपको समझ में आ चुका है। तो ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इकोनॉमिक सीरीज़ का हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने होगा, तो अपनी पढ़ाई करते रहिए। बोर्ड्स हमारे पास में आ रहे हैं धीरे धीरे, आपकी मेहनत आपके रिजल्ट्स में दिखेगी, आई गारंटी। मेहनत कभी भी किसी की बेकार नहीं जाती है। बोर्ड्स पास में है, पैनिक नहीं होना है, अपने टाइम टेबल पे चलना है, खुद पे बिलीफ रखना है। हेल्थ का सबसे इंपॉर्टेंट गाइस ध्यान देना है। हेल्थ का ध्यान रखोगे अपने आप रिजल्ट रहेंगे। फैमिली से टच में रहिए, फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दीजिए, अपने आप सब कुछ होगा। लाइक शेयर कमेंट होता रहेगा, मांगते रहेंगे हम लोग, लेकिन आप लोगों के लिए आपका गोल अभी इंपॉर्टेंट है, तो फोकस कीजिए अपने गोल पे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं पूरी एनर्जी और डबल एनर्जी के साथ में। साइनिंग ऑफ, गौरव धीरवानी।